हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 12 पॉलिटिकल साइंस समकालीन विश्व राजनीति पुस्तक का पहला अध्याय शीत युद्ध का दौर और उसका दूसरा टॉपिक शीत युद्ध क्या हैं। तो हम शुरुआत करते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के अंत से शीत युद्ध की शुरुआत होती है और शीत युद्ध के अंत से समकालीन विश्व राजनीति की शुरुआत मानी जाती हैं। फिर भी द्वितीय विश्व युद्ध के अंत को समकालीन विश्व राजनीति का एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। हम पीछे वाले घटनाक्रम की तरफ दृष्टि डालते हैं तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के मध्य लड़ा गया। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के मध्य लड़ा गया। प्रथम विश्व युद्ध विश्व को दहला देने वाला था, लेकिन इससे भी ज़्यादा भारी पड़ा द्वितीय विश्व युद्ध, जिसमें बहुत से जन धन की हानि हुई थी। अब ये युद्ध दो पक्षों के मध्य लड़ा गया, मित्र राष्ट्र एवं धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्रों की अगुवाई करने वाले राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ थे। साथ में इसके पोलैंड भी था। दूरी राष्ट्रों की अगुवाई जर्मनी, इटली और जापान द्वारा की जा रही थी। अब हम दुनिया के मानचित्र में ये देखेंगे कि ये देश दुनिया में कहाँ मौजूद हैं। ये संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस, चार डॉट बने हुए हैं, ये मित्र राष्ट्र हैं। और ब्लू जो डॉट बने हुए हैं ये जर्मनी, इटली और जापान, ये तीनों धुरी राष्ट्र हैं। अब यूरोप, वो राष्ट्र जो यूरोप के सबसे नज़दीक हैं और सघन बसे हुए हैं, वो हैं, यूरोप के नक्शे पर दृष्टि डालें, रेड कलर में ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और पोलैंड, ये मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में शामिल थे। और जर्मनी, इटली, ये धुरी राष्ट्रों की तरफ से युद्ध में शामिल थे। अब अगर अपन बात करें तो ये वो राष्ट्र हैं जो सघन बसे हुए हैं और दुश्मन इनके पास खड़ा है। यानी कि अगर बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे ज़्यादा विध्वंस यूरोप में हुआ था। सोवियत संघ का विस्तार एशिया तक है, इस वजह से सोवियत संघ का इतना नुकसान नहीं हुआ जितना इनका जर्मनी, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन और पोलैंड का हुआ था। और वैसे भी अमेरिका इससे दूर अलग द्वीप पर बसा हुआ है, उनका नुकसान भी इतना नहीं हुआ। अब द्वितीय विश्व युद्ध दो पक्षों के मध्य, मित्र राष्ट्र एवं धुरी राष्ट्रों के मध्य लड़ा गया था। इसमें मित्र राष्ट्रों की विजय हुई और धुरी राष्ट्र बुरी तरह से हार गए। मित्र राष्ट्रों की तरफ से अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस एवं सोवियत संघ युद्ध में शामिल थे। अब ये राष्ट्र जो युद्ध में शामिल थे, लेकिन इनकी भी कुछ मजबूरी थी कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ एक पक्ष के साथ युद्ध लड़ रहे थे, यानी एक ही पक्ष में रहकर युद्ध लड़ रहे थे। कारण ये था कि जर्मनी और इनके साथी राष्ट्र इटली और जापान, जो राष्ट्र धुरी राष्ट्र लड़ रहे थे, उनके ये सभी खिलाफ थे। इसी वजह से ये सब एक ही पक्ष के साथ युद्ध में शामिल थे। लेकिन जब युद्ध 1945 में समाप्त हुआ, तब दोनों के मध्य आपसी अविश्वास पैदा हुआ और वही शीत युद्ध का कारण बना। अमेरिका द्वारा जापान पर परमाणु बम का प्रयोग किया गया। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा के ऊपर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी के ऊपर अणु बम का प्रयोग किया गया। अणु बम के प्रयोग के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई और जापान द्वारा घुटने टेक दिए गए। लेकिन जैसे ही इस अणु बम का प्रयोग किया गया, तब अमेरिकी आलोचकों का ये कहना था, अमेरिका की आलोचना करने वाले आलोचकों का ये कहना था कि अमेरिका द्वारा जापान के ऊपर जो परमाणु बम गिराया गया वो उचित नहीं था, क्योंकि केवल अमेरिका द्वारा अपने लाभ को अर्जित करने के लिए ये बम गिराया गया था, जबकि जापान आत्मसमर्पण करने वाला था और घुटने टेकने ही वाला था। तो ऐसे में युद्ध, इस अणु बम का प्रयोग किया जाना उचित नहीं है। सोवियत संघ का ये कहना था कि अमेरिका द्वारा जो अणु बम जापान के ऊपर गिराए गए थे,
केवल सोवियत संघ को एशिया व अन्य जगहों से सैन्य और राजनीतिक लाभ उठाने से उसको रोकना था और सोवियत संघ के सामने भी जाहिर करना था कि अमेरिका ही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। और अमेरिका द्वारा जो तर्क प्रस्तुत किया गया इनके द्वारा और इनके साथियों द्वारा कि युद्ध में अणु बम का गिराया जाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि युद्ध को जल्दी से जल्दी समाप्त करने एवं अमेरिका व उनके साथी राष्ट्रों को आगे की जनहानि को रोकने के लिए अणु बम गिराना जरूरी था। अब दोनों पक्षों की दलीलें दी गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के कारण कुछ भी रहे हो, लेकिन इसका परिणाम ये हुआ कि वैश्विक राजनीति के मंच पर दो महाशक्तियाँ अमेरिका और सोवियत संघ का उदय हुआ। जर्मनी, जापान, इटली बुरी तरह से हार चुके थे और बहुत ही ज़्यादा वहाँ विध्वंस हुआ था, अतः वो राष्ट्र उठने की स्थिति में नहीं थे। ब्रिटेन, फ्रांस जो यूरोप की धरती पर थे, इनका भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, तो ये भी शक्तिहीन हो चुके थे। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ उस समय दुनिया की बहुत सारी ताकतें थी, लेकिन जब युद्ध समाप्त हुआ तो दुनिया में केवल दो ही राष्ट्र ताकत के साथ खड़े थे, वो थे अमेरिका और सोवियत संघ। बाकी राष्ट्र अपने आप को संभालने की स्थिति में नहीं थे। ऐसे में अमेरिका और सोवियत संघ विश्व की सबसे बड़ी शक्ति थे। अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की होड़ में ही एक दूसरे के मुकाबले खड़े होना शीत युद्ध का कारण बना, और शीत युद्ध की शुरुआत होने के कारण भी यही हैं। अब अमेरिका और सोवियत संघ दोनों में प्रतिस्पर्धा की शुरुआत हुई और दोनों के द्वारा परमाणु हथियार जमा किए जाने लगे। सोवियत संघ द्वारा जब परमाणु बम का निर्माण किया गया, अब दोनों परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हो गए थे, और जब दोनों महाशक्तियों के पास इतनी क्षमता के परमाणु हथियार मौजूद हो कि वो एक दूसरे को असहनीय क्षति पहुंचा सकें, तो ऐसे में दोनों के बीच रक्त रंजित युद्ध होने की संभावनाएं बहुत ही कम रह जाती हैं। कारण कोई भी राष्ट्र उकसाव के बावजूद भी वो युद्ध का खतरा मोल लेना नहीं चाहता है, और इसी वजह से दोनों महाशक्तियों के मध्य कभी प्रत्यक्ष युद्ध नहीं हुआ। ये दोनों ही युद्ध से बचने लगे। जब एक महाशक्ति के पास इतने हथियार मौजूद हो कि वह दूसरे के ऊपर आक्रमण करता है, तो दूसरी महाशक्ति के पास इतने हथियार ज़रूर बच जाते हैं कि वो पहली महाशक्ति को भी उसी दिशा में पहुंचा दें। तो ऐसे में कोई भी राष्ट्र युद्ध का खतरा मोल लेना नहीं चाहेगा, और इसी वजह से दो महाशक्तियाँ युद्ध से बचती रही। इसी को अपरोध का सिद्धांत कहते हैं। अपरोध या रोक और संतुलन का सिद्धांत जो अधिकांश बोर्ड में पूछा जाता है। यदि कोई अपने शत्रु पर आक्रमण करके उसके परमाणु हथियारों को नष्ट या नाकाम करने की कोशिश करता है, तब भी दूसरे के पास उसे बर्बाद करने लायक हथियार बच जाते हैं, उसे अपरोध का सिद्धांत कहते हैं। ये बोर्ड में कभी कभी पूछा जाता है, आप तैयार कर लें अपरोध या रोक और संतुलन का सिद्धांत क्या है। तो दो महाशक्तियों के पास हथियारों का इतना जखीरा प्राप्त हो जाता है कि दो महाशक्तियाँ आपस में युद्ध से कतराने लगती हैं। इसी को अपरोध का सिद्धांत कहते हैं। अब इसी अपरोध के पारस्परिक सिद्धांत के कारण दुनिया युद्ध से बचती रही और तीसरे विश्व युद्ध का जोखिम दुनिया को नहीं उठाना पड़ा और मनुष्य जाति पर मंडराते हुए खतरे को जैसे तैसे संभाल लिया। अब हम चर्चा करते हैं यूरोप की। दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ कैसे होता है, क्योंकि दो महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ में मतभेद उभर कर सामने आते हैं, और मतभेद उभरने के साथ ही ये सोवियत संघ है और अमेरिका जो उसके द्वीप के ऊपर स्थित हैं। अब दोनों में मतभेद उभरने के बाद स्थिति यहाँ तक पहुँच जाती है कि वो राष्ट्र अपने गुटों को बढ़ाना शुरू करते हैं। अपनी विचारधाराओं के कारण अपनी विचारधाराओं का वो प्रसार करना शुरू करते हैं। इस दरमियान महाशक्तियों द्वारा
अपने साथी राष्ट्रों के ऊपर ताकत का इस्तेमाल भी किया गया और उसको अपनी ओर खींचा गया। सबसे पहले ये विभाजन यूरोप से शुरू होता है। जो आपको ब्लू कलर के जो राष्ट्र नज़र आ रहे हैं, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, ब्रिटेन, नॉर्वे, इटली, ग्रीस और तुर्की। इधर नीदरलैंड्स, लग्जमबर्ग और बेल्जियम। पश्चिमी यूरोप, ये 12 राष्ट्र ऐसे हैं जो अमेरिकी प्रभाव यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये अमेरिकी प्रभाव में रहे हैं। अमेरिका द्वारा इनको आर्थिक सहायता दी गई। और इधर जो रेड कलर में नज़र आ रहे हैं, पूर्वी जर्मनी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, ये सोवियत संघ के साथ थे। ऐसे में दुनिया दो भागों में बंटने लगी। अब जो सोवियत संघ के नज़दीक के राष्ट्र थे और वो अमेरिकी प्रभाव में थे, उनको हमेशा ये डर सताने लगा कि कहीं सोवियत संघ हमारे ऊपर आक्रमण नहीं कर दें। और इसी डर को समाप्त करने के लिए गठबंधन का निर्माण हुआ। गठबंधन, पश्चिमी गठबंधन और पूर्वी गठबंधन। पश्चिमी गठबंधन का मुख्य अमेरिका था और पूर्वी गठबंधन का सोवियत संघ था। अब जो राष्ट्र आपको छोटे दिख रहे हैं, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, फिनलैंड, आयरलैंड, ये राष्ट्र इन गुटों में शामिल नहीं हुए। और जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है यूगोस्लाविया, वो गुटनिरपेक्ष राष्ट्र हैं, वो इन दोनों गुटों में शामिल नहीं हुआ। इन राष्ट्रों को तुर्की, ग्रीस, इटली और आसपास के जो राष्ट्र थे, इनको सोवियत संघ से बचाने के लिए अमेरिका द्वारा नाटो का निर्माण किया गया। और नाटो क्या था जो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम एक रेड लाइन नज़र आ रही है आपको, ये इसके दोनों तरफ इधर पूर्व जर्मनी है और इधर पश्चिमी जर्मनी है। अब जब सोवियत संघ द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के ऊपर आक्रमण किया गया और पश्चिम से अमेरिका और ब्रिटेन, फ्रांस की सेना द्वारा आक्रमण किया गया, जब जर्मनी को विजित कर लिया गया, तब सोवियत संघ और ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका की सेना आमने सामने थी। विजित होने के बाद जब इसका कोई समाधान नहीं निकल पाया, इसको कोई भी सेना हटाने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो जर्मनी को दो भागों में विभाजित कर दिया गया। पूर्वी जर्मनी सोवियत प्रभाव में रही और पश्चिमी जर्मनी अमेरिकी प्रभाव में पश्चिमी गठबंधन में शामिल हुई। इसी प्रकार बर्लिन जो उनकी राजधानी थी, वहाँ पर भी एक दीवार खींच दी गई और बर्लिन को भी दो भागों में बांट दिया गया। अब दोनों ही महाशक्तियाँ विश्व में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए सैनिक गठबंधनों का निर्माण करने लगी। इसी में पश्चिमी गुट या गठबंधन, इसका मुख्य अमेरिका था और पूर्वी गठबंधन जिसका नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। इनकी स्थापना अप्रैल 1949 में की गई। इसमें पश्चिमी यूरोप के 12 देश शामिल हुए। ये पहली दुनिया के देश कहलाते हैं। इसकी थीम ये थी कि यदि नाटो के किसी राष्ट्र के ऊपर कोई राष्ट्र आक्रमण करता है, तो ये समझा जाएगा कि उन्होंने नाटो के सभी राष्ट्रों के ऊपर आक्रमण किया गया है और सभी राष्ट्र मिलकर इसका साझा प्रतिकार करेंगे। अतः उनको सुरक्षा का वायदा मिला। ऐसे में अब अमेरिकी प्रभाव से सोवियत संघ के अपने प्रभाव वाले राष्ट्रों को बचाने के लिए इन्होंने भी वार्सा पैक्ट का निर्माण किया। ये भी एक सैन्य संगठन था। स्थापना 1955 में की गई। इसमें 7 देश शामिल हुए और ये दूसरी दुनिया के राष्ट्र कहलाते हैं। ये यूरोप में ही नहीं हुआ, ये पूरे विश्व में दोनों महाशक्तियों द्वारा अपने प्रभाव को जमाने के लिए सैन्य गठबंधन का निर्माण किया, जिसमें अमेरिका द्वारा पश्चिमी यूरोप के साथ नाटो का निर्माण किया गया, जो हमने पहले पढ़ लिया है। इसके बाद दक्षिण पूर्व एशिया पर अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए सीएटो का निर्माण किया गया, दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन का निर्माण किया गया और साथ ही इराक और खाड़ी देशों पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए सेंटो केंद्रीय संधि संगठन का निर्माण किया गया। अमेरिका के ये तीनों सैन्य संगठन हैं और
साथ ही वो क्षेत्र जहां गठबंधन नहीं बन पाए वहां उन्होंने उन देशों के साथ संबंध अच्छे किए गए, अपने प्रभाव में लाए गए। जैसे एक डॉट आपको ब्लू नज़र आ रहा है, ये आपका दक्षिणी कोरिया है और इधर जापान है, ऑस्ट्रेलिया, इनके साथ अमेरिका द्वारा संबंध मजबूत किया गया और अपने प्रभाव को विश्व में फैलाने का प्रयास किया गया। साथ ही सोवियत संघ भी इसमें पीछे नहीं था। जो लाल डॉट नज़र आ रहे हैं, इन्होंने यहाँ पर जहाँ केंद्रीय संधि संगठन था, इसके प्रभाव को रोकने के लिए इराक के साथ अपने संबंध मजबूत किए गए। यहाँ चीन के साथ इनके सोवियत संघ के रिश्ते मजबूत हुए। साथ ही इधर उत्तरी वियतनाम, ये सोवियत प्रभाव में था, तो दक्षिणी वियतनाम अमेरिकी प्रभाव में था। और इधर दक्षिणी कोरिया जो अमेरिकी प्रभाव में था, उत्तरी कोरिया जो डॉट बना हुआ है, ये सोवियत संघ के प्रभाव में था। ऐसे में पूरी दुनिया में अपना प्रभाव जमाने के लिए इन दोनों ही महाशक्तियों द्वारा सैन्य गठबंधन का निर्माण किया गया और ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ संबंध मजबूत किए गए। अब बात यहाँ आती है कि दोनों ही महाशक्तियाँ जिनके पास परमाणु शक्ति संपन्न और इतना जखीरा पड़ा हुआ है कि कोई भी राष्ट्र या इनके पिछलंगू राष्ट्र जितने भी हैं, उनकी संयुक्त सेना को भी अगर उनके साथ भिड़ाया जाए तब भी उसकी संयुक्त सेना भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी छोटे देशों को ये महाशक्तियाँ अपने साथ क्यों रखती थी, इसके भी कुछ कारण थे। छोटे देशों को निम्न कारणों से महाशक्तियाँ अपने साथ रखती थी, ये बड़े काम के थे। इसके कोई 4 कारण है। ये भी बोर्ड में कभी कभी क्वेश्चन आता है कि छोटे देश किस कारणों से महाशक्तियों के बड़े काम के थे, कोई 4 कारण लिखिए। तो पहला था महत्वपूर्ण संसाधन। महत्वपूर्ण संसाधन जैसे तेल और खनिज, ये महाशक्तियों को मिल जाता था या महाशक्तियाँ यहाँ दोहन कर सकती थी। दूसरा था भू क्षेत्र, यानी कि उन देशों के भू क्षेत्र को महाशक्तियाँ द्वारा अपने हथियारों और सेना का संचालन करने के लिए उपयोग में लिया जा सकता था। तीसरा था सैनिक ठिकाने, कि महाशक्तियाँ एक दूसरे की वहाँ से जासूसी कर सकें और अपने सैन्य ठिकाने वहाँ बना सकें। चौथा था आर्थिक मदद। आर्थिक मदद कैसे मिलती थी कि गठबंधन में शामिल बहुत से छोटे छोटे देश सैन्य खर्च वहन करने में मददगार हो सकते थे, क्योंकि छोटी छोटी टुकड़ियाँ सेना की वो रख सकते थे, जिसे महाशक्ति को एक बड़ी सेना रखने की ज़रूरत नहीं थी। और समस्या आने पर उन सभी देशों की संयुक्त सेनाओं के द्वारा मुकाबला किया जा सकता था। साथ ही एक अन्य कारण है विचारधाराओं के कारण। हमने जहाँ पहले वीडियो में पढ़ा था कि दुनिया में जितने ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्रों में अगर अपनी विचारधारा का प्रसार होगा, वो राष्ट्र उतना ही ताकतवर समझा जाएगा। अतः छोटे राष्ट्रों को, जितने राष्ट्रों को कोई एक महाशक्ति अपने पाले में लाएगी, वो राष्ट्र उतना ही शक्तिशाली माना जाएगा। इसी कारण से वो छोटे छोटे राष्ट्रों को अपनी ओर खींच रहे थे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हैं वो हम शीत युद्ध के दायरे अगले अध्याय में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।